हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 4G प्रश्नावली, जो सारणी की प्रश्नावली 4G। इसमें दोस्तों देखेंगे कि ये पीछे वाला जो ये 4G है वह विविध प्रश्नावली है। ये जो पीछे वाले चैप्टर जितना आप लोगों ने पढ़ा ABCDEF तक आप लोगों ने पढ़ा था, वो सभी चैप्टरों का कम्बिनेशन है। कहने का मतलब इसमें सब टाइप की सवालें जी में दी गई हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जी वाले में। करना क्या होगा कि जैसे इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रो, कॉलम, 2x2 की जो सारणिक होती है और 3x3 की सारणिक होती है। वैसे सारणी तो वर्ग सारणिक होती है। तो आप लोगों ने सबके बारे में पढ़ा था कि कैसे रो को जोड़ते हैं, कैसे कॉलम को जोड़ते हैं, या कैसे किसी का इन्वर्स ज्ञात करते हैं, सगुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सभी चैप्टर को जो मिल के जो सभी चैप्टर का बना हुआ है क्वेश्चनों का, वो जी वाला है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सब टाइप के सवालें तो सेम हैं, सभी टाइप के सवालें सेम है, उसमें कुछ करना नहीं है। जिसमें कि प्रश्नावली 4G का जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11 वो 4x4 का दिया गया, लेकिन ये जो सवाल है वह NCERT की है, NCERT के हैं। ठीक, 4x4 का है लेकिन ये NCERT का। दोस्तों पूरा आप लोगों ने सारणिक पढ़ा होगा, जिसमें 2x2 का भी पढ़ा होगा और 3x3 का भी आपने पढ़ा, लेकिन 4x4 का आपने नहीं पढ़ा था। देखिए इसमें 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 और 4 कॉलम है। इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? ये यूनिक सवाल थी, लेकिन NCERT की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर देते हैं और आपको इसके रूल के बारे में बता देते हैं कि ये सवालें सॉल्व कैसे होती हैं। ठीक, चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया था 1 + A 1 1 1। ठीक, और बाकी जो लिखा गया था ये सब हमारे सारणिक के तत्व हैं। फिर इधर लिखा गया था ABCD 1 1/A + 1/B + 1/C 1/D। ये तो सिद्ध करना है, लेकिन होगा कैसे? और जो बुक में लगाया गया वो बहुत अलग तरीके से लगाया गया। बुक में जो लिखा गया है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसने कॉमन कर दिया, कॉमन करने के बाद उसने घटा दिया, जोड़ दिया, काफ़ी टफ जो प्रोसेस लगाया हुआ। तो हम आपको दोस्तों बड़े आसान विधि में बताएंगे। बस आप देखना कि इसमें करना क्या। बहुत छोटी सवाल है, लेकिन बुक में बहुत बड़ी सवाल बड़े रूप में सॉल्व किया है। तो हम लोग चलिए इसको आसान विधि से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सिद्ध करना है। तो देखिए बस राइट हैंड साइड को ध्यान में देते रहे, दे के हम लोग इस सवाल को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं कैसे सॉल्व होता। आप देखेंगे यहाँ पर ये 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो है। इसको R1 लिखा जाता है, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। यहाँ पे लिखा गया था 1 + A लिखा गया था, 1 + A था, ये R1 था, ये R2 था, यहाँ पर 1 था। तो हम लोग एक काम करेंगे कि इसमें हम लोग R1 में से R2 को घटा देंगे और मान किस में रख देंगे? R1 में। ठीक, ये पहला प्रोसेस। R1 में से R2 को घटाएंगे और मान किस में रखेंगे? R1 में। इसी में प्रोसेस कामा लगाएंगे और दूसरा रूल लगाएंगे, R2 में से R3 को माइनस करेंगे और मान किस में रखेंगे? R2 में। ठीक, ये दूसरा रूल रहा। कहने का मतलब R2 में से R3 को माइनस करेंगे और मान किस में रखेंगे? R2 में। और जो तीसरा प्रोसेस था वो था R3 में से R4 को माइनस करेंगे और मान किस में रखेंगे? R3 में। बस इतने आपको काम करना और इसके बाद आपको सॉल्व कर देना और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों पहला वाला रूल लगाते हैं। इसमें से करना क्या है, आपको R1 में से R2 को माइनस करना। अब देखिए R1 में से R2 को माइनस क्या होगा? ये R1 है, ये R2 है। अब देखिए 1 + A में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा A। ठीक, और 1 में से 1 - B माइनस होगा तो ये होगा -B। ठीक, यहाँ पर 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 और 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा गया था R2 - R3। यहाँ पे R2 - R3 लिखा गया था और मान किस में रखा जाता? R2 में। R3 में कोई परिवर्तन नहीं है। तो देखिए R2 का मान 1 है तो R3 का मान भी 1 है, तो 1 में से 1 निकला, कितना हो गया? 0। यहाँ पे लिखा गया था 1 + B और यहाँ पे क्या लिखा गया था? -R3। R3 का मान 1 था तो आपका आ गया कितना? B। यहाँ पे देखिए 1 था, R2 का मान 1 है और R3 का मान 1 + C है। जब ये घटेगा तो -C आ जाएगा, फिर 1 में से 1 निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 0। तीसरा रूल लगाते हैं। लिखा गया था R3 - R4 लिखा गया था, R3 - R4, तो R3 का मान भी 1 है और R4 का मान भी 1 है, तो 1 में से 1 निकला, क्या हो गया? 0। और मान किस में रखा? R3 में। फिर देखिए 1 है, जब R3 का मान 1 है तो R4 का मान भी कितना? 1 है, तो 1 में से 1 निकला, कितना हो गया? 0। 1 + C में से 1 निकला तो ये हो गया C, और 1 + D में से ये आ गया -D। ठीक,
और देखेंगे R4 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो R4 को वैसे ही लिख दिया 1 1 1 और 1 प्लस डी। राइट हैंड साइड को आप ध्यान दीजिएगा, ये इसी को सॉल्व करना और इसको हटा देते हैं। ठीक, हमने उठाया कौन सी साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, और हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड लेके आते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार के सवाल है और 4x4 का है और हमें लाना था ABCD और बाकी कोष्टक में लाना था। तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक, एक सिंपल तरीके से हम लोग A को उठाएंगे और मल्टीप्लाई लिखेंगे। A वाले को उठाया, मल्टीप्लाई किया, और जब A वाले को उठाया तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया, तो बचा क्या, B माइनस C 0। फिर इसके बाद देखिए इस वाले B माइनस C 0 0 C माइनस D, फिर बचा 1 1 1 प्लस D, 1 1 1 प्लस D बचा दोस्तों। फिर इसके बाद ये जो होता ऑलरेडी माइनस के साथ होगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस और चौथा माइनस। ठीक, और देखो दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस B हो जाएगा। जब B को लिया जाएगा तो ये वाला रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा और आपका आ जाएगा 0 माइनस C 0, फिर 0 इसको छोड़ दिया है, 0 C माइनस D, फिर इसके बाद बचा कौन सा, 1 1 1 प्लस D। ठीक, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, फिर 0 उठाएंगे। जब 0 को लेंगे तो इस वाले रो 0 इसी रो में है और ये इस कॉलम में है, तो इसको छोड़ देंगे और आपका बचेगा क्या, 0 B 0 0 0 माइनस D, यहाँ पे बचा 1 1 1 प्लस D। ओके दोस्तों, पहला प्लस, दूसरा माइनस, ऑलरेडी ये माइनस था तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हुआ, तीसरा माइनस, तीसरा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा और चौथा माइनस होगा, और माइनस 0 इंटू, जब इसको लिया जाएगा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, बचेगा क्या, 0 B माइनस C। यहाँ पे देखिए 0 B माइनस C, 0 0 C 0 0 C, और तीसरा बचा 1 1 1। ठीक, यह बचा। अब उसके बाद क्या होगा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि जब ये देखिए सारणी है 3x3 की, 1 रो 2 रो 3 रो, 3x3 की सारणी का, और इसमें बाहर मल्टीप्लाई किया गया है। जब किसी बाहर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो होता क्या है कि वो सभी तत्वों में या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर आप चाहें तो पहले वाले रो में कर दीजिए, या तो मन करे पहले कॉलम में कर दीजिए, जिसमें आप चाहें उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग चाहेंगे कि पहले वाले रो में मल्टीप्लाई कर दें, A का गुणा B के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा AB। ठीक, फिर इसके बाद A का गुणा माइनस C के साथ हो जाएगा तो माइनस C हो जाएगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। फिर इसके बाद A का गुणा 0 के साथ होगा, वह तो 0 होगा नहीं, 0 C माइनस D, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में करते हैं। फिर 1 1 1 प्लस D, 1 1 1 प्लस D। अगर ये आव्यूह होता तो A का गुणा सभी तत्वों में होता, लेकिन ये सारणिक है तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में कर सकते हैं। इसी वजह से A का गुणा B में किया तो ये आ गया AB, और A का गुणा C में किया तो माइनस CA, और 0 हो गया। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। चलिए दूसरे वाले को करते हैं प्लस। ठीक, यहाँ पर B लिखा गया था, अगर हम चाहें तो इस वाले कॉलम में कर दें, क्योंकि चाहे रो में करिए चाहे कॉलम में करिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके मान में। अगर आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, जिसमें आपका मन करे। ठीक, चलिए B का मल्टीप्लाई जब इसमें रो में किया तो इसमें भी रो में कर देते हैं। B का गुणा 0 के साथ हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, 0, और B का गुणा C के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस BC, और B का गुणा 0 के साथ हो जाएगा तो वो हो जाएगा 0। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद देखेंगे 0, यहाँ पे लिखा गया था 0, फिर यहाँ पे लिखा गया था C, और यह लिखा गया था माइनस D, फिर यहाँ पे लिखा गया था 1 1 1 प्लस D। हो गया। अब देखेंगे 0 का किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा 0 हो जाता है, तो ये हो गया प्लस 0, और 0 का किसी चीज़ में मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा माइनस 0। ये तो टोटल ख़त्म हो गया, ये टोटल 0 हो गया। ठीक, ये काम ख़त्म। फिर बात आती है इसको सॉल्व करने की, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले AB, ये देखिए 3x3 का, यह भी 3x3 का, और बाकी ये 0 हो चुका है। ओके दोस्तों, एकदम आराम से हल करते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही आसान सवाल है। अब उसके बाद हम लोग AB को उठाएंगे, AB को लिया तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद C का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो C हो जाएगा, और C का मल्टीप्लाई D के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CD।
जब इसका मल्टीप्लाई होता है तो माइनस के साथ, वो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस। फिर माइनस सी को उठाएं तो वो दूसरा वाला माइनस के साथ होता है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया। जब इसको लिया तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया तो ये ऑलवेज देखिए ये जीरो है, ये 1 + d तो ये हो गया जीरो, और ये ऑलरेडी माइनस के साथ होता है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस d। ओके दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर इसके बाद जीरो को उठाते हैं तो यहाँ पे लिखा जीरो। जब जीरो को उठाया तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सी। जब जीरो का वैसे भी जब किसी रो या किसी कॉलम के साथ होता है तो वो पूरा जीरो हो जाता है, तो इसको कर देते हैं जीरो। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो हो चुका है। फिर इसके बाद आप चाहो तो इस हिसाब से चलिए, चाहे तो मन करे इससे चलिए। तो हम दूसरे वाले से चलते हैं, इससे -0 किया, ठीक। हम कॉलम वाइज से चलते हैं। जब -0 को किया तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दें तो यह बचेगा। तो वह ऑलरेडी जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वह टोटल तत्व कितने हो जाते हैं जीरो। और तीसरा उठाया 1 को तो इसको लिखा +1। जब 1 को उठाया तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया तो -b का गुणा d के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा BCD। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। AB का गुणा C के साथ तो ये हो जाएगा ABC, ठीक। AB का गुणा CD के साथ तो ये हो जाएगा ABCD। ओके, AB का गुणा D के साथ तो आपका हो जाएगा +ABD। फिर देखिए CA का गुणा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं, CA का गुणा D के साथ हो जाएगा +ACD हो जाएगा। फिर इसके बाद यह जीरो और बचेगा क्या +BCD हो जाएगा। और आपको लाना क्या था ABCD। आपने देखा होगा अपने राइट हैंड साइड देखेंगे तो उसमें लाना ABCD, फिर कोष्टक में 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। ओके दोस्तों, जब हमें ABCD चाहिए तो हम चाहें तो ABCD कॉमन कर लें, और जहाँ से कॉमन होता है वहाँ से तो कॉमन हो जाता है, और जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर बटा हो जाता है। जैसे देखिए ABC कॉमन हो गया, यहाँ पर D नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/d प्लस ABCD यहाँ से कॉमन हो गया तो बचा क्या 1 प्लस। फिर देखिए ABD कॉमन हो गया, इसमें C नहीं है तो जब C नहीं है तो वो बटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/c प्लस यहाँ से ACD कॉमन है, ACD है लेकिन हमने कॉमन क्या किया ABCD। यहाँ पे देखेंगे B नहीं है तो हम लिख देंगे 1/b प्लस यहाँ पे देखेंगे BCD कॉमन है, BCD कॉमन हो गया तो A तो है नहीं, जो नहीं होता उसको बटा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/a। मल्टीप्लाई करके देखिए ये ऊपर वाली लाइन आएगी। ओके दोस्तों, अब इसको अरेंज करेंगे जैसा हमें सिद्ध करना है तो इसको लिख देंगे ABCD लिखने के बाद हम लिखेंगे 1 प्लस, उसके बाद हमें 1/a चाहिए तो मैंने 1/a लिख दिया। फिर इसके बाद हमें 1/b चाहिए था तो 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d अरेंज कर दिया जैसा हमें सिद्ध करना था। वैसे सिद्ध करने के बाद यह हमारा जो साइड आता है वह कौन सी साइड आ जाती है राइट हैंड साइड। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सवाल थी वो 4x4 की थी, और पूरा आप सारडिक पढ़ लेंगे तो उसमें कोई भी 4x4 की कोई सारडिक नहीं है। तो इस वजह से, और साथ में ये NCERT के सवाल है, तो आपको थोड़ी सी जो यूनिक सवाल होती है, अलग सवाल होती है, तो उन सब सवालों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर आपको 11 है। ओके दोस्तों, और बाकी आपने तो टोटल चैप्टर लगाए ही हैं, और आप 4G की सवालें लगाना। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं, इसका थोड़ी सी रिवीजन कर देते हैं एक्सरसाइज करके हम लोगों ने किया क्या, कौन सा रूल लगाया, और बाकी बुक का क्यों नहीं रूल लगाया। हमें सवाल सॉल्व करना था तो हमने यही प्रोसेस क्यों अपनाया। ठीक, ये प्रोसेस थोड़ी सा आसान था, और बाकी बुक के प्रोसेस में 1/r किया था, 1/b किया था, कुछ भी कॉमन कर दिया था तो बटे में आया था, जिसमें कि आपको समस्या हो सकती है, लेकिन आप इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ओके दोस्तों, चलिए रिवीजन करते हैं। यहाँ पे लिखा गया था 1 + a, यहाँ पर 1। जैसा कि आप सारडिक सॉल्व करते हैं तो अगर हमें कहीं 1 दिख जाता है अपने सारडिक में तो हम उसे 0 करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर 0 होता है तो हमारी सवालें आसान हो जाती हैं। अगर उससे भी 2-3 0 हमारी सारडिक में हो जाती है तो वो सवाल सबसे आसान हो जाती है सॉल्व करने के लिए। ओके दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर 1 + a लिखा गया था, 1 1 1 लिखा गया था। तो इसी वजह से मैंने फार्मूला लगा दिया, R1 - R2 में मान घटा के मान किस में रख दिया, R1 में, और वही सेम प्रोसेस R2 में से R3 को घटा के मान किस में रख दिया, R2 में, और फिर R3 में से R4 को घटा के मान किस में रख दिया था, R3 में, और घटाया।
और फिर इसके बाद आप ये चीज़ देखना कि ये 4x4 का है, पहला वाला होगा प्लस के साथ, दूसरा वाला माइनस के साथ, तीसरा प्लस और चौथा माइनस के साथ। तो आपने ए को उठाया तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा उसे यहाँ पर लिख दिया। फिर दूसरे वाले को माइनस के साथ लिखेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही प्लस होगा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद जो भी बचा 0 0 1 0 0 1 सी माइनस सी 1 और पूरे को लिख दिया। फिर तीसरे वाले को लिखा तो 0 के साथ प्लस 0 के साथ, जैसे इसको लेंगे तो यह वाला रो और यह वाला कॉलम छोड़ देंगे और बचेगा जो, उसको यहाँ पे लिख दिया। और 0 को फिर लिया तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचा तो इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक, और चीज़ें देखेंगे, ए लिखा है और यहाँ पे 3x3 की साड़ी का। अब क्या होगा, आपने साड़ी का रूल पढ़ा होगा कि जब क्या होता है कि किसी साड़ी में किसी तत्व से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस तत्व का जो कि वह किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, चाहे रो में कर दीजिए चाहे कॉलम में कर दीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक, वह मन करे तो पहले रो में करिए, मन करे तो दूसरे रो में करिए, या मन करे तो तीसरे रो में करिए, जैसा आपकी इच्छा हो, लेकिन आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा गया था तो ए का मल्टीप्लाई मैंने पहले वाले रो में कर दिया और बाकी वाले रो को देखिए 0 C - D लिखा गया था तो 0 C - D रख दिया। R2 में मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिएगा मुन्ना, घर बैठे बैठे, और करना कुछ नहीं है आप लोगों को, बस यहाँ पे 1 1 1 + D तो देखेंगे R3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर वैसे ही जब मैंने इसमें रो में किया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इसमें भी रो में करें, मन करे तो आप कॉलम में कर लीजिएगा, घर बैठे करेंगे क्या इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या करना है। ठीक, लेकिन मैंने पहले वाले रो में ही कर दिया। ठीक, पहले वाले रो में वैसे कर दिया, और बाकी जब 0 का किसी चीज़ में मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरा 0 हो जाता और यह भी 0 हो जाएगा, तो दोनों 0 हो गया, बाकी सवाल को हल कर दिया और ये भी CD कॉमन कर दिया, यही आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका नोट्स बना रहे होंगे, आप सवाल लगा रहे होंगे। ओके, आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपके बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ही लाभदायक होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए घर बैठ के सवाल लगाइए। ओके, थैंक यू सो मच।